Hey everybody, welcome back to my crop talk here on YouTube channel. I am Himanshi once again with you और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आरएनए ट्रांसलेशन, या जिसको सिंपली हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं, इसी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने जो प्री इनिशिएशन स्टेप था उनके बारे में जाना था और भी बहुत सारी चीज़ें जानी थी, जैसे कि हमने डेफिनेशन जानी थी, इंट्रोडक्शन जाना था, राइबोसोम्स जो रिलेशन है ट्रांसलेशन से वो जाना था, और अमीनो एसिड का एक्टिवेशन जाना था। और अब हमारा क्या है, मेन जो स्टेप्स है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, उन पर आएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बारे में अच्छे से उनको समझते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। पहली इनिशिएशन थी, इलोंगेशन थी, देन टर्मिनेशन थी। अब इनिशिएशन मतलब इनिशियल स्टेज है, कुछ स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाइंडिंग होती है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की एमआरएनए के। ठीक है, देन इज जॉइंड बाय 50S सब यूनिट। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट की किसके साथ हो रही है, लार्जर सब यूनिट के साथ, और एमआरएनए को मिला के। इसमें इन्वॉल्व होता है क्या, रिएक्शन, जिसमें जो कि प्रोसीड होगी किसकी फॉर्मेशन के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड की। कहाँ पे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा प्रोटीन का उसके बीच में। ठीक है, फर्स्ट 2 अमीनो एसिड्स होंगे प्रोटीन के, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा ये। देन इलोंगेशन। ठीक है, जैसे ही इनिशियल स्टेज आ गई, 2 अमीनो एसिड बन गए, उनके बीच का पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो चैन है, हम पता है ना अमीनो एसिड ऐसे ऐसे चैन में होते हैं, और यही फर्दर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो यही जो अमीनो एसिड है, ठीक है, अभी ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये वाली चैन अभी सिंथेसाइज होनी बची है। तो क्योंकि ये प्रोसेस इलोंगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इलोंगेशन। ठीक है, इससे पहले जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, उसमें भी सिमिलर स्टेप थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस इंक्लूड होंगी, सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड टू एडिशन ऑफ लास्ट अमीनो एसिड। देन टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन में क्या इंक्लूड होगा, स्टेप जो कि नीडेड है किसके लिए, रिलीज़ करने के लिए, जो कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, अब वो हमेशा हमारे एमआरएनए से जुड़ के नहीं रहेगी, उसको अलग भी करना है। तो ये इसमें क्या आएगा, वो स्टेप्स आएंगे। एंड डिसोशिएशन हो जाएगा राइबोसोम्स का एमआरएनए से इस स्टेप में। अब थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ ओवरव्यू था। ठीक है, डिटेल में इन वीडियो इसमें होता क्या है वो आगे की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हमें साइट ऑफ ट्रांसलेशन पता होना चाहिए क्या होती है। विद इन ऑल सेल जो ट्रांसलेशन मशीनरी है वो रिसाइड्स करती है कहाँ पे, स्पेशलाइज ऑर्गेनल में, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में से पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो पार्ट ज़रूर देखें, अदरवाइज़ ये आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। यूकैरियोटिक सेल में जो मेच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसको न्यूक्लियस छोड़ना पड़ता है। हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो जो न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, जिसमें डीएनए मिलता है। अब डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन कहाँ पे बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारे राइबोसोम्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम से बाहर जाना पड़ेगा डीएनए को, प्रोकैरियोट में, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस से बाहर जाना पड़ेगा, जबकि प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म ही हो जाएगा। इनिशिएशन से शुरू करते हैं। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखो, और तभी आपको समझ में आएगा प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आपने पहले वाला पार्ट देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक एरिया होता है 5' एंड के पास, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूटीआर, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन, या फिर लीडर सीक्वेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेट तो नहीं होने वाला है और लीड करने वाला है। ठीक है, किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को। ये जो पोर्शन है ये कहाँ, एमआरएनए में ही लोकेटेड रहता है, बिटवीन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दैट इज ट्रांसक्राइब्ड, और दूसरा जहाँ से स्टार्ट कोडोन है, यानी कि AUG। ठीक है, स्टार्ट कोडोन क्या होता है, AUG। ठीक है, ये मैंने कब आपको बताया था, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जेनेटिक कोड। ठीक है, तो ये कोडिंग रीजन में कहाँ पे सिचुएटेड रहेगा, जहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है हमारा, ठीक है, जो कि ट्रांसक्राइब्ड होने वाला है, और स्टार्ट कोडोन के बीच में। ये किसी भी तरीके से हमारे सीक्वेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, जो भी हमारा अमीनो एसिड फॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। उसके बाद जो लीडर सीक्वेंस है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारी ऐसी साइट को कंटेन करेगा जहाँ पर
हमारा राइबोसोम बाइंड करने वाला है, और राइबोसोम बाइंड होने के बाद ही हमारा प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो सकता है। बैक्टीरिया की केस में इसे हम क्या कहते हैं, शाइन डेलगैनो बॉक्स या फिर शाइल डेलगैनो सीक्वेंस भी कहते हैं, जिसकी ये सीक्वेंस बेसिकली है क्या, AGG। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको जिसने डिस्कवर किया था, ठीक है, कैरेक्टराइज किया था फर्स्ट टाइम, उनका नाम क्या था, जॉन शाइन एंड लिन डेलगैनो। उसके बाद सिमिलर साइट वर्टिब्रेट्स यानी कि यूकैरियोट्स में भी मिलती है। ठीक है, जिसको हम किसने कैरेक्टराइज किया था, मैरिलन कोजैक ने। ठीक है, इसलिए इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, कोजैक बॉक्स या फिर कोजैक सीक्वेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है शाइन डेलगैनो सीक्वेंस, ये हमारा इनिशिएशन कोडोन है। ठीक है, 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड हम जब मूव करते हैं डाउन स्ट्रीम, तो हमें क्या मिलता है, AGG एक सीक्वेंस मिलता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, शाइन डेलगैनो सीक्वेंस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। उसके बाद इनिशिएशन में जो ट्रांसलेशन है हमारे आरएनए का, वो बिगेन हो जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑन mRNA। जो फर्स्ट 3 इनिशिएशन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, IF1, IF2 एंड IF3, जो कि बाइंड करेंगे स्मॉल सब यूनिट ऑफ RNA, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और क्या करेंगे, मैथ्योनिन को कैरी करेंगे tRNA पे। ठीक है, और देन बाइंड करेंगे, हो जाएगा वो किसके साथ, यस, mRNA के साथ। ये मैं डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को समझाऊंगी, नियर AUG स्टार्ट कोडोन, और फॉर्म करेगा एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, जो ट्रांसलेशन जब शुरू होगा, जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की और इनिशिएटर tRNA मॉलिक्यूल है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे। ठीक है, ऑन mRNA ट्रांसक्राइब। ये जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, उस पर 3 साइट्स होंगी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सी होगी। यस, पहली जो साइट होगी वो होगी A, ठीक है, जो कि अमीनो एसिड साइट होगी। दूसरी हमारी पेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड साइट है वो होगी। थर्ड होगी हमारी एग्जिट साइट। ये मैं डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्या है, हमारा mRNA का मॉलिक्यूल है। ये AUG आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्टार्ट कोडोन दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में इसके साथ इसमें क्या होना है, 30 सब यूनिट जो है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि स्मॉलर जो सब यूनिट है 30th सब यूनिट वो ऐड हो जाएगी विद इनिशिएशन फैक्टर IF3 IF1। ये अलग अलग जो फैक्टर हैं, इन सबका अलग अलग वर्क भी होता है। क्या क्या इनका वर्क होता है, जो IF1 होता है वो बाइंड करता है A साइट के साथ, ठीक है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की, और साथ साथ क्या करता है, प्रिवेंट करता है इंटीरियर tRNA को, या फिर हम कह सकते हैं हाँ, इंटीरियर tRNA को, कि वो A साइट के साथ क्या करे, बाइंड करे। उसके बाद जो हमारा IF2 होता है, ठीक है, उसका जब रोल होएगा उसका बताऊंगी। IF3 क्या करता है, बाइंड करता है 30th सब यूनिट के साथ और प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर जो रीएसोसिएशन होने वाला है लार्ज सब यूनिट के राइबोसोम की और स्मॉल सब यूनिट का, उन दोनों को आपस में रिवाइंड नहीं करने देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमें पता चल गया IF1 एंड IF2 क्या, IF3 क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी क्या आ गई यहाँ पर, यस, हमारी यूनिट आ गई है कौन सी, 30th सब यूनिट आ गई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो राउंड राउंड दिखा रखे हैं IF1 एंड IF3 दिख रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऐड होगा हमारा tRNA मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो मैथ्योनिन को कोड करेगा। ये जेनेटिक कोड में पता है, जो ये कोड होता है UG, वो किसके लिए होता है, मैथ्योनिन के लिए होता है। उसके बाद हमारा जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है GTP के मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि इसको एनर्जी किससे मिलती है, GTP से मिलती है, उसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेगा, यस, हमारा जो IF1 था, IF3 था एंड IF2 था, और GTP GDP में चेंज होकर के बाहर निकल जाएगा, और 50th सब यूनिट भी हमारी क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, और हमारा पहला अमीनो एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम थ्योरी पर थे, तो जो हमारा इनिशिएटर mRNA मॉलिक्यूल है वो कैरी करेगा अमीनो एसिड को, कौन से, मैथ्योनिन को, जो कि बाइंड करेगा AUG स्टार्ट कोडोन ऑफ mRNA, जो कि ट्रांसक्रिप्ट है एट द राइबोसोम्स P साइट, वेयर ये क्या करेगा, ये खुद को बना लेगा क्या, यस, फर्स्ट अमीनो एसिड को ऐड करेगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेट करेगा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में। उसके बाद जो इनिशिएटर tRNA मॉलिक्यूल है वो बाइंड करेगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। ठीक है, जो कि असेंबल्ड है किस पे,
mRNA way. In order, the order in which this occur is unique to prokaryotic cells. अच्छा, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या हो रहा है, जो हमारा फ्री इनिशिएटर टीआरएनए है वो फर्स्टली बाइंड करेगा किसके साथ, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा. यही जो कॉम्प्लेक्स है उसके वो किसके साथ बाइंड करने वाला है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट के साथ बाइंड करेगा. सो दैट जो हमारा टीआरएनए है और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है वो बाइंड कर लेंगी एमआरएनए के साथ साइमल्टेनियसली. एक बार इलोंगेशन को थियोरटिकली समझने से पहले डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देती हूँ, उससे आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा. सो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं लार्जर सब यूनिट भी हमारी जुड़ी हुई है, स्मॉलर सब यूनिट भी हमारी जुड़ी हुई है. इसमें क्या होगा, एमिनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है, और जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर टीयू एंड जीटीपी बाइंड होंगे, ठीक है. और ये ए साइट हमारी क्या है, अभी फ्री है, ठीक है. कैसा होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट होती है, ये लार्जर सब यूनिट होती है. मैंने लास्ट वाली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था. यहाँ पर ए साइट है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, इस पर टीआरएनए अटैच रहता है अमीनो एसिड के साथ. ये हमारी पेप्टाइडल साइट होती है और यहाँ पे हमारी ई साइट होती है, ठीक है. यहाँ पे भी टीआरएनए ऐड होता है, ठीक है. अब ये जो हमारी अमीनो एसिड साइट है, ये क्या है, नेक्स्ट हमारे अमीनो एसिड को कैरी करेगी. पहले वाला है तो ये मेथाइलेटेड अमीनो एसिड, जो मेथियोनिन है सॉरी, उसको ऐड करेगा, उस वाले अमीनो एसिड को ऐड करेगा, ठीक है. और उसके बाद जब ये ऐड करने के बाद, ठीक है, ये वाला जो हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है, ए साइट वाला, ठीक है, ये वाला टीआरएनए यहाँ पर आ जाएगा. और सपोज मान कर लेते हैं कि ये प्रोलीन है अमीनो एसिड, ठीक है, और ये मेथियोनिन के साथ बाइंड होना है, ठीक है. तो ये वाला अमीनो एसिड इधर आएगा और इन दोनों के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है. और अब क्योंकि ये वाला अलग हो जाएगा मेथियोनिन, ये वाला टीआरएनए रिलीज होके इधर आ जाएगा और मेथियोनिन ऊपर चले जाएगा, और ये वाला जो हमारा टीआरएनए है जो ए साइट पे था वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा यस पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. तो यही चलता रहेगा हमारा एमिनो एसाइल टीआरएनए. नेक्स्ट वो यहाँ पर आ गया ए साइट पे, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो हमारा इलोंगेशन फैक्टर टीयू है एंड क्या है, जीटीपी के साथ कंबाइन करके आ जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब एंट्री होगी एक अमीनो एसाइल टीआरएनए की इनटू एक्सेप्टर साइट, ठीक है, एक्सेप्टर साइट पे टीआरएनए के. नेक्स्ट क्या होगा, हमारा जो ई एफ टी यू जीडीपी है वो निकल जाएगा और जीटीपी स्टेप में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा. नेक्स्ट क्या होगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, ये देख रहे हो मेथियोनिन ऊपर चला गया है इसके साथ. और अब ये जो ए साइट वाला हमारा क्या है, ए साइट वाला हमारा जो टीआरएन है वो कहाँ पर आ जाएगा, पी साइट पे आ जाएगा. पी वाला किस पे चले जाएगा, एग्जिट साइट पे जाएगा. और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या क्या हो जाएगा, एग्जिट हो गया, एग्जिट साइड. यहाँ पर एग्जिट साइड होती है, इससे ही क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है. और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही इलोंगेट होता रहता है. फिर यहाँ पे अगला टीआरएनए आएगा, फिर वो भी ट्रांसफ़र होगा, फिर अगला टीआरएनए आएगा, इधर ट्रांसफ़र होगा, और जो हमारा टीआरएनए खाली होता रहेगा वो रिलीज़ होता रहेगा. थोड़ा थ्योरी पे भी ध्यान देते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जो फर्स्ट राइबोसोम है वो मूव करेगा अलोंग द एमआरएनए, किस डायरेक्शन में, 5'(3) डायरेक्शन में हमारा जो पहला राइबोसोम है, ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है एलोंगेशन फैक्टर जी की, ठीक है. ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन. अब ये ही कलर चेंज कर लेती हूँ मैं. जो हमारा टीआरएनए है वो करस्पॉन्ड होगा किसके लिए, सेकेंड कोडोन के लिए, ठीक है, जो कि बाइंड कर सकता है ए साइट पे, ठीक है, जैसा भी हमने डायग्राम में देखा था. ये जो स्टेप है इसकी रिक्वायरमेंट, इसको रिक्वायरमेंट होती है इलोंगेशन फैक्टर की इन केस ऑफ इक्वलाई, ई एफ टी यू एंड ई एफ टी एस, जो जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था. एज वेल एज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि जीटीपी की, जो कि एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करता है पूरे प्रोसेस में. जो बाइंडिंग है टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स की वो ए साइट पे होगी, ठीक है. जो जीटीपी है वो क्लीव हो जाएगा और फॉर्म करेगा जीडीपी यानी कि ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट. देन रिलीज कर होगा एलोंग विद ईएफटीयू और रिसाइकल कर हो जाएगा बाय ईएफटीएस फॉर नेक्स्ट राउंड, ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट राउंड में भी इसकी नीड होगी. नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बिटवीन द एडजेसेंट फर्स्ट एंड सेकेंड अमीनो एसिड, ठीक है, किसके थ्रू, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी के थ्रू. अब जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया है, राइबोसोम जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा और ट्रांसलोकेट करेगा खुद को अगेन एंड अगेन, और कोज करेगा कि इसके लिए
जो टीआरएनए है वो ऑक्यूपाई कर सके ई साइट को, यानी कि वहाँ से फिर एग्जिट हो जाए। अब जो टीआरएनए है वो देन रिलीज कर हो जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, और पिकअप करेगा किसी अदर अमीनो एसिड को, क्योंकि हमें आगे भी अमीनो एसिड की चेन फॉर्म करनी है, तो यही टीआरएनए को हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। इन एडिशन जो हमारी ए साइट है वो क्या हो जाएगी, अब एम्प्टी हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कोडोन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी जैसे ये वाली साइट एम्प्टी होती रहेगी तो यहाँ पे एक नया कोडोन आता रहेगा टीआरएनए लेकर के। अब नेक्स्ट टर्मिनेशन, सो देयर आर 3 टर्मिनेशन कोडोन जो कि एम्प्लॉयड रहते हैं एट द एंड ऑफ प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस इन एमआरएनए। स्टार्टिंग कोडोन क्या था हमारा, AUG, और ये स्टॉप कोडोन क्या है हमारी, UAA, UAG एंड UGA। सो ये क्या है हमारे स्टॉप कोडोन। ठीक है, यहाँ से हमारा जो टर्मिनेशन है वो शुरू हो जाएगा जैसे ही एमआरएनए पे ये कोड्स आएंगे। टीआरएनएज रिकॉग्नाइज दिस कोडोन। ठीक है, कोई भी टीआरएनए इस कोडोन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सपोज ये एमआरएनए, इनमें से या तो UA आ गया, UGA आ गया, या फिर UAG आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल सब यूनिट, यहाँ पे हमारा लार्ज सब यूनिट, यहाँ पे हमारी कौन सी साइट है, यस A साइट है, यहाँ पर हमारी B साइट है, और यहाँ पर हमारी E साइट है। ठीक है, तो जैसे ही ये कोडोन आएंगे यहाँ पे, ठीक है, सपोज ये मैं बना देती हूँ ऑरेंज कलर से, सपोज यहाँ पे ये कोडोन है, तो कोई भी टीआरएनए इस कोडोन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनहिबिशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, इनहिबिशन क्रिएट होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियरली बनाती हूँ। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, यहाँ पे क्या है हमारा एमआरएनए है। यहाँ पे कौन सी साइट होगी हमारी, A, यहाँ पर P, और यहाँ पर क्या होगा, E साइट होगी। अब क्या हो रहा है, हमारा ये जो प्रोसेस है वो इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, और कोई भी स्टॉप सीक्वेंस आ जाता है हमारा। ठीक है, क्या आ गया हमारा, स्टॉप सीक्वेंस आ गया, जो कि क्या था, UAG, UAA या फिर UGA। तो ये क्या, जो यहाँ पर टीआरएनए बाइंड होने वाला है वो उनमें से किसी भी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, और बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक इनहिबिशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमारा आगे कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहीं पे क्या होगी, हमारी जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस चल रही होगी वो रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दस इन प्लेस ऑफ दीज जो टीआरएनए है, वन ऑफ सेवरल प्रोटीन कोल्ड रिलीज फैक्टर, इस टाइम पे वो क्या करेगा, बहुत सारे प्रोटीन रिलीज करेगा, जैसे हम रिलीज फैक्टर कहते हैं, जो कि बाइंड करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे रिलीज ऑफ एमआरएनए, जिससे क्या होगा, हमारा एमआरएनए रिलीज हो जाए फ्रॉम द राइबोसोम, और जो सब्सिक्वेंट डिसोसिएशन है वो भी हो जाए हमारे राइबोसोम का, यानी कि जो लार्ज सब यूनिट है एंड स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या हो जाए, एक दूसरे से डिटैच हो जाएं। अब यहाँ पर 3 रिलीजिंग फैक्टर हैं हमारे प्रोकैरियोट में, RF1, RF2 एंड RF3, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें क्या, 2 रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, दैट इज़ ERF1 एंड ERF3। अब जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है तीनों स्टॉप कोडोन्स को, या फिर कह सकते हैं टर्मिनेशन कोडोन, जो कि क्या आते हैं, UAG, UAA एंड UGA। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो स्टॉप कोडोन्स हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं अलग अलग जो हमारे स्टॉप कोडोन्स हैं। जैसे कि RF1 रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेशन ऑफ 5' UAA 3' एंड 5' UAG 3'। उसके बाद हमारा जो RF सेकंड है वो रिकॉग्नाइज करता है 5' UAA 3' एंड 5' UGA 3'। उसके बाद हमारा RF3 किसको स्टिमुलेट करता है, डिसोसिएशन को RF1 एंड RF2 के फ्रॉम राइबोसोम्स आफ्टर टर्मिनेशन। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि उनको याद नहीं रहता है क्या स्टार्ट कोडोन कौन सा था एंड स्टॉप कोडोन कौन सा था। तो स्टार्ट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्या होता है स्टार्ट कोडोन हमारा AUG। ठीक है, आया उल्लू गया। ठीक है, और स्टॉप कोडोन क्या होता है हमारा UAG, UAA एंड UGA, मतलब उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, और उल्लू गया आया। ठीक है, जब आया है तो स्टार्ट वाला, ठीक है, स्टॉप कोडोन हमेशा U से शुरू होता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।